पिछले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम पर आधारित सवाल लगाए थे और आज हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो चलो भाई, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई का वैल्यू होता है 3.14 और ये 9 × 10⁹ आएगा, इधर भाग करेगा, मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का मान हल करने पर आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 और ये मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो का जो विमीय सूत्र होता है मात्रक, देखो भाई कूलॉम स्क्वायर है तो कूलॉम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश का विमीय सूत्र होता है 80, लेकिन यहाँ पर कूलॉम का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे है न्यूटन, न्यूटन का विमीय सूत्र है, मतलब न्यूटन बल का मात्रक है और बल का विमीय सूत्र होता है Mt-2 और मीटर है लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है m और यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। तो हो गया m-1 और l गया ऊपर तो हो गया l3 -3 हो जाएगा, l-3 हो जाएगा और ये P4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ये आ गया एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया, मान हो गया और विमीय सूत्र हो गया। आगे का टॉपिक है कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप। तो कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो बल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण है, ये आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण है और बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। तो आज हम लोग कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप, मतलब कि एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे, आवेशों पर लगने वाले बल का एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें बल का परिमाण होगा, बल का दिशा होगा। जिसमें बल का परिमाण होगा, बल का क्या होगा, दिशा होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। तो हम Q2 पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा लिखेंगे, Q2 पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा लिखेंगे Q2 पर। तो Q2 पर जो लगने वाला बल का दिशा होगा वो आवेशों को मिलाने वाली लाइन इधर होगा, आवेशों को मिलाने वाली लाइन क्या दिशा होगा, इधर होगा, ये होगा दो बल का दिशा Q2 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लेंगे, एक वेक्टर मान लेंगे r वेक्टर। क्या मानेंगे, r वेक्टर। और r वेक्टर का जो हेड होगा हमेशा उस आवेश पर होगा जिस पर बल हमें निकालना है। तो Q2 पर बल हमें निकालना है तो r वेक्टर का हेड कहाँ होगा, Q2 पर होगा। वेक्टर कहाँ होगा, Q1 पर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर माना r वेक्टर
आर वेक्टर का लंबाई क्या है, आर वेक्टर का लंबाई क्या है, आर है, मतलब इसका परिमाण क्या है, आर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही तो होगा आर वेक्टर का परिमाण है। और आर वेक्टर का दिशा क्या है, बल के दिशा में है, बल के दिशा में है। तो आर वेक्टर के दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, आर वेक्टर के दिशा में एकांक सदिश क्या होगा भाई, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लास 11th में हम लोग इकाई सदिश का फार्मूला पढ़े थे, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, मतलब किसी दिए गए सदिश में उसी के परिमाण से भाग दे दिया जाए, किसी दिए गए सदिश में उसी के परिमाण से अगर भाग दे दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, उस वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश मिलेगा। तो ये आर कैप क्या है, आर वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है। और इकाई सदिश का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इकाई सदिश का उपयोग हमेशा दिशा बताने के उपयोग में ले आया जाएगा, हमेशा दिशा बताया जाएगा। इकाई सदिश का उपयोग क्या किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो हमेशा दिशा बताने में। तो यहाँ पर आर कैप क्या बताएगा, आर वेक्टर का दिशा बताएगा, बल का दिशा बताएगा भाई, क्योंकि आप देखो आर वेक्टर का जो दिशा है वही तो बल का दिशा है, तो यहाँ से बल का दिशा कौन बताएगा, आर कैप। तो अब हम जो कूलाम के नियम को लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। अरे भाई यहाँ आर स्क्वायर लिखते थे, वहाँ पे आर क्या है, आर वेक्टर का परिमाण ही तो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू आर कैप। आर कैप क्या बता रहा, दिशा। ये आपका इतना भाग क्या है, परिमाण है, बल का क्या हो गया, परिमाण, और ये आर कैप क्या हो गया, दिशा हो गया। आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप को आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, और आर कैप को लिख दिया गया आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यह वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये हो गया कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। तो कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है, इसमें आवेशों का मान हमेशा चिन्ह के साथ रखा जाएगा। ध्यान से सुनना भाई इस बात को, कूलाम के नियम का जो वेक्टर स्वरूप है उसमें आवेशों का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, और आर वेक्टर का जो हेड होगा उस आवेश पर होगा जिस पर बल निकालना है, जिस पर बल निकालना है। अगर Q2 पर बल निकालना है तो आर वेक्टर का हेड Q2 पर रखेंगे, अगर Q1 पर बल निकालना है तो आर वेक्टर का हेड कहाँ लिखेंगे, कहाँ लेंगे हम लोग, Q1 पर लेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, और ये बात आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब जैसे मान लो हमें Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल निकालना है, सॉरी Q2 पर नहीं बल्कि Q1 पर। Q2 पर तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब की बार आर वेक्टर का हेड कहाँ मानेंगे, Q1 पर मानेंगे। लो फिर बल का फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर मान लो Q1 क्या होता, नेगेटिव होता, तो Q1 का साइन यहाँ पर लेते नेगेटिव, तो ये आपका क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, ये आपका क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता।
तो ये हो गया कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। अब कूलाम के नियम का जो वेक्टर स्वरूप है हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? तो ज़्यादातर जब हमें त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर देगा, जैसे घन होगा, घन के कोनों पर आवेश दिया गया होगा, भाई घन के कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, 8 कोने पर आवेश दिया गया है और किसी एक कोने पर लगने वाला बल पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर कूलाम के नियम का जो वेक्टर स्वरूप है, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, उसकी सहायता से अगर हम लोग सवाल लगाएंगे तो वो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक, और देखो एक आध एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये मान लो 2 कूलाम आवेश है और ये मान लो -4 कूलाम आवेश है। और 2 कूलाम आवेश का जो निर्देशांक है वो मान लो 2, 0, या मान लो कि 2, 4 मान लो। और -4 कूलाम आवेश का जो निर्देशांक है वो मान लो 1, 2, -6। मुझे 4 कूलाम पर लगने वाला बल लिखना है। 4 कूलाम पर लगने वाला क्या लिखना है? बल। तो पहले तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? आर वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो आर वेक्टर का हेड कहाँ होना चाहिए? -4 कूलाम पर। आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा? -4 कूलाम पर। ये हो गया आपका आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, अगर हम लोग क्या करें, 2 कूलाम का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लें R1 वेक्टर, और -4 कूलाम का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान लें? R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या लिखा जाएगा? 2i कैप, 2j कैप, 4k कैप। ऐसे R2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा, आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आर वेक्टर लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और माइनस हो जाएगा 2i कैप और माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ से i कैप और माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा? -i कैप। 2j कैप माइनस 2j कैप 0 हो जाएगा और फिर आपका -k कैप और माइनस 4k कैप, तो आपका हो जाएगा -5k कैप। तो ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, और आर वेक्टर का अगर हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। आर वेक्टर का अगर हम लोग क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। आर वेक्टर का मॉड तो क्या हो जाएगा? आई कैप का गुणांक कितना? -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जे कैप का गुणांक कितना है? -5, -5 स्क्वायर का -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5√26। तो अब फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे? एफ वेक्टर बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एफ साइन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या होता है? आर वेक्टर। तो यहाँ से देखा जाएगा अगर हम लोग देखें तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ साइन 0 का मान 9×10⁹ हो जाएगा। और Q1 कितना है? 2 कूलाम है। Q2 कितना? -4 कूलाम है। तो मैंने कहा था भाई आवेश का मान चाहिए सही। और मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना है? √26। तो √26 का क्यूब करेंगे तो 26 क्या हो जाएगा? 26√26। और ये आ गया आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या आ गया? -i कैप माइनस
ठीक है। और यहाँ मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या मिला, परिमाण भी मिला और क्या मिला, दिशा भी मिला। तो ये हो गया कूलाम के नियम पर आधारित सवाल। अब आगे देखा जाए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, हम लोग पढ़े थे जब विद्युत बल पढ़े थे। विद्युत बल में बताया गया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल का बल होता है, मतलब दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है विद्युत बल, वो तीसरे आवेश की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब जैसे मान लो कई आवेश हैं, जैसे मान लो कई आवेश है, Q1 है, यहाँ पर Q2 मान लो, यहाँ पर Q3 मान लो, ऐसे डॉट 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 Qn मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर एक आवेश है Q। मुझे Q पर क्या निकालना है, नेट बल निकालना है। Q पर क्या निकालना है, नेट बल। तो Q पर जो लगने वाला नेट बल होगा, Q पर लगने वाला जो क्या होगा, नेट बल होगा, सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला जो अलग अलग बल होगा, मतलब समस्त आवेश जो भी आवेश है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q है, सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला जो अलग अलग बल होगा, उन सबका वेक्टर सम का मतलब सदिश योग के बराबर होगा। मतलब किसी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होगा, किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब नेट बल अगर यह वेक्टर है, तो मान लो पहले आवेश के कारण लगने वाला बल F1 वेक्टर है, दूसरे आवेश के कारण F2 वेक्टर है, ऐसे तीसरे के कारण F3 वेक्टर है, और nवे के कारण मान लो Fn वेक्टर है। तो सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल है, सबका क्या सदिश योग क्या होगा, उस आवेश पर लगने वाला नेट बल होगा। अब यहाँ पर चाहे तो हम लोग Q पर जो लगने वाला नेट बल लिखना चाहते हैं, तो जैसे मान लेंगे, क्या मानेंगे, पहले Q1 और Q के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, तो इसको मान लेंगे R1 वेक्टर, इसको क्या मान लेंगे, R1 वेक्टर मान लेंगे। ऐसे Q2 की वजह से लगने वाला बल निकालेंगे, तो Q2 और Q के बीच लगने वाले बल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे R2 वेक्टर। ऐसे Q3 की वजह से लगने वाला बल निकालेंगे, इसको क्या मान लेंगे, R3 वेक्टर मान लेंगे। ऐसे nवे की वजह से तो क्या मान लेंगे, Rn वेक्टर मान लेंगे। हमने कहा था कि जिस आवेश पर लगने वाला बल निकालना होता है, उस आवेश पर ही वेक्टर R का हेड माना जाएगा। तो हमें आवेश के ऊपर लगने वाला बल निकालना है, तो जितने भी वेक्टर R माने जाएंगे, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, सबके हेड कहाँ होंगे, आवेश के ऊपर। तो यहाँ अगर लिखा जाए फार्मूला क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग बल लिख लिया जाए, और फिर सबको क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तो आपका ये वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई 1/4 पाई F0 सब में होगा, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब देखो बल का फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R वेक्टर, मॉड ऑफ R वेक्टर, Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R वेक्टर इंटू R वेक्टर। अब जैसे मुझे Q1 के कारण Q पर लगने वाला बल लिखना है, तो हो जाएगा Q1 और Q2 क्या है, Q है, और R वेक्टर क्या माने, R1 वेक्टर, मॉड ऑफ R1 वेक्टर का Q हो जाएगा। ऐसे प्लस Q2 के कारण Q पर लगने वाला बल, तो Q2 इंटू Q हो जाएगा, और R वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर का मॉड ऑफ Q। ऐसे nवे के कारण लिखना है, तो Qn इंटू Q बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Rn वेक्टर का Q Rn वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, इसको अगर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ से Q भी कॉमन है, तो Q/4 पाई F0, और यहाँ समेशन लगा दें, ये हो जाएगा QI अपान हो जाएगा मॉड ऑफ RI वेक्टर का होल क्यूब इंटू RI वेक्टर, और I बराबर 1/2 m।
मतलब आई बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे डॉट डॉट एन रखो और फिर सबको क्या करो, जोड़ो। तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल प्रत्येक आवेश के द्वारा जो लगने वाला अलग अलग बल होगा सबके सदिश योग के बराबर होगा। मतलब जितने भी आवेश हैं सबकी वजह से लगने वाला अलग अलग बल निकाला जाएगा और सबका कैसा सम लिया जाएगा, वेक्टर सम। तो वो होगा उस आवेश पे लगने वाला नेट बल। तो इस प्रकार हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप अप्लाई करते हैं। अक्सर वेक्टर स्वरूप कहाँ अप्लाई किया जाएगा, अभी अभी हमने चर्चा किया था, जब 3D फिगर होगा तब हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लगाएंगे और जिससे सवाल क्या हो जाए, काफ़ी आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में उस टाइप के सवाल नहीं है, नहीं तो हम ऐसा सवाल करके दिखाते हैं आपको। ठीक, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो किसी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रॉब्लम को हमें अवश्य बताइए, फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक करेंगे।